कि एक आम किसान अगर समझना चाहे कि एसएमईज क्या है तो काइंडली वो ज़रा बता दो। कोई भी कारोबार है, कोई भी इंसान है, कोई भी अगर वो अपनी कैपेसिटी में कोई भी काम करता है तो वो एक एंटरप्राइज होता है। अगर वो घर से कर रहा है तो वो कॉटेज इंडस्ट्री कहलाती है। कोई बहुत छोटा काम कर रहा है तो वो माइक्रो उसमें आ जाता है। अदर देन दैट जो भी होगा वो स्मॉल की कैटेगरी में आएगा। पर एक्चुअल में इसके फ़ायदे जो जुड़े हैं और किस तरह से एक किसान अपना फ़ायदा उससे जुड़ा हुआ देख सकता है। इस टाइम पे अगर आपको कोई भी टैक्स रिबेट या गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम दी है, आपको फ़ायदा तभी होगा जब आपके पास वो सर्टिफिकेट होगा। इसका मकसद एक तो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, और जब तक हमें पता ही नहीं होगा कौन बंदा क्या कर रहा है और वो किस कैटेगरी में है, तो हम उसको सब्सिडी या रिबेट या हमने उसको कोई रियायत देनी है या कोई ग्रांट देनी है, कैसे देनी है। कोई भी जो बिजनेस करना चाह रहा है उतने उसके पास पैसे नहीं हैं, अगर उस सूरत में उसके पास क्या ऑप्शन है। देखें, कामयाब जवान स्कीम चल रही है पंजाब में, चीफ मिनिस्टर कामयाब रोजगार स्कीम चल रही है चीफ मिनिस्टर की। इसी तरह स्टेट बैंक की जो इंसेंटिव्स हैं, मीज़ान वाले बैंक के, हर बैंक जो है ना वो कोई ना कोई अखुवत फाउंडेशन वाले हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो आप ये एवेन्यूज ज़रूर एक्सप्लोर करें। पाकिस्तान के किसान को सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि उसको फेयर प्राइस वो नहीं मिलता, उसको समझ नहीं आती मैं कहाँ बेचूं अपनी चीज़। एक तो मैं इनको ज़रूर ये कहूँगा कि अपनी कन्वेंशनल एग्रीकल्चर को ना थोड़ा सा वैल्यू एडिशन की तरफ लेके जाए। अस्सलाम वालेकुम, एग्रीकास्ट की एक और एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं। और आज की जो एपिसोड है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है उन किसानों के लिए जो कि अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि एक छोटे स्केल से स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर एक बड़े स्केल पर भी अपना बिज़नेस करना चाहते हैं पाकिस्तान में। तो वो कैसे कर सकते हैं, क्या उनके मुश्किलात हैं उनके लिए, किस तरह से उनका हल निकल सकता है। तो इस सब को डिस्कस करने के लिए आज हमने बहुत ही स्पेशल एक गेस्ट को इन्वाइट किया है जिनका फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बहुत ही वसी एक्सपीरियंस भी है उनका। और इसके अलावा पाकिस्तान की नामी गिरामी कंपनीज जिसमें कृषि गौरमें और हालिया वो अभी स्मेडा के साथ भी एज अ रीजनल बिजनेस कोऑर्डिनेटर भी काम कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स भी हासिल किया हुआ उन्होंने। तो उनको वेलकम करते हैं काजी सद्दाम नसीर साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया, आपने इतना डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दे दिया। नहीं, आपके एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स के सामने तो ये खैर बहुत छोटा सा था और उम्मीद है कि आप आएँ यहाँ पे, आपको भी एक्साइटमेंट होगी कि आप बिल्कुल जी, वेरी वेरी एक्साइटेड। और थैंक यू सबसे पहले आपको कि आपने हमें मदऊ किया, और वेरी काइंड ऑफ यू कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। और आज इंशाल्लाह कोशिश होगी कि किसानों से उनकी ज़रा दिल की बात करें। वैसे तो हम बहुत सारी इधर उधर की बातें काफ़ी ज़्यादा करते होते हैं, लेकिन आज टू द पॉइंट रेलिवेंट बातें जो उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती हैं और जो हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखी, तो आज कोशिश करते हैं कि ज़रा उनके दिल के करीब रह के कनेक्ट करें और उनके जो मसले मसाइल हैं या वो कैसे ग्रोथ को आगे लेके जा सकते हैं, हम उसको उस पर थोड़ा सा बिल्कुल ऐसा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग अच्छी अच्छी बातें तो सारे ही बहुत कर रहे होते हैं और हर वक्त ही कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट से लेके बाकी लोग भी, पर एक्चुअल में उसका मसला और उसका सोल्यूशन जो है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो है, वो हमारी तरफ से कभी नहीं आता। तो इस पॉडकास्ट में हमारी यही कोशिश होगी कि आपको ऐसे प्रैक्टिकल सोल्यूशंस दिए जाएं जिनसे आपका एक्चुअल में फ़ायदा हो। तो सर मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। अच्छा, एक हमने एसएमईज़ के बारे में बहुत सुना है, हम न्यूज़ में देखते हैं, टॉक शोज़ में हमने सुना है, न्यूज़ आर्टिकल्स में। ये एसएमईज़ है क्या, और क्या इसके एक किसान की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि एक आम किसान अगर समझना चाहे कि एसएमईज़ क्या है तो काइंडली वो ज़रा बता दें। देखिए जी, कोई भी कारोबार है, कोई भी इंसान है, कोई भी अगर वो अपनी कैपेसिटी में कोई भी काम करता है तो वो एक एंटरप्राइज होता है। ठीक है, अगर वो घर से कर रहा है तो वो कॉटेज इंडस्ट्री कहलाती है। कोई बहुत छोटा काम कर रहा है तो वो माइक्रो उसमें आ जाता है। अदर देन दैट जो भी होगा वो स्मॉल की कैटेगरी में आएगा। अब हुकूमत पाकिस्तान ने, स्टेट बैंक ने एक इसकी डेफिनेशन रखी है एसएमई की। मिनिमम तो मैंने आपको बता दिया, स्मॉल जो है ना, अदर देन कॉटेज या घर से कारोबार करने के अलावा या इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करने के अलावा वो स्मॉल हो गया। और अप टू 800 मिलियन जिसका एनुअल टर्नओवर होगा, यानी कि सालाना कारोबार का हुजम अगर उसका 800 मिलियन होगा तो वो मीडियम तक कहलाएगा। अच्छा। उससे ऊपर जिसका कारोबारी हुजम होगा, हम हुजम की बात करें यहाँ पे, रेवेन्यू जनरेशन और या टोटल प्रॉफिट या उनकी बात नहीं करें, एक कारोबारी हुजम की बात, हम वॉल्यूम की बात करते हैं। तो जब वो 800 मिलियन से ऊपर चला जाएगा तो वो एक लार्ज इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगा। तो एसएमई की डेफिनेशन एक स्मॉल से लेके 800
मिलियन तक, ठीक है, जो है ना, ये स्टेट बैंक ने इसकी रखी हुई है। क्यों रखी हुई है ये आगे इंशाल्लाह हम अभी डिस्कस करते हैं साथ साथ कि इससे उनको क्या फ़ायदे होते हैं, स्मॉल का क्या फ़ायदा है, मीडियम के क्या वो होते हैं। तो ये बेसिकली एक तो 2-3 चीज़ें इससे हमें पता लगती हैं। असल में किसी भी इकोनॉमी की जो बैकबोन होती है ना, वो उसका SME सेक्टर होता है। लार्ज इंडस्ट्रीज तो आपको पता है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो वो एक लिमिटेड उसके अंदर प्रोडक्शन के अंदर या लिमिटेड सर्विसेज के अंदर होती हैं। बाकी सारी चीज़ें जो हमें जितनी भी छोटी मोटी आज हमारी टेबल पे देखें, इस टाइम भी जितनी भी चीज़ें पड़ी होंगी, आपको ये ज़्यादातर अलाइड सर्विसेज या अलाइड प्रोडक्शन या अलाइड कंपनीज जो हैं या अलाइड SMEs हैं, ये उनकी तरफ से आती हैं। तो आपका जो मेजॉरिटी चंक होता है किसी भी इकोनॉमी का, वो SME ही होते हैं, वो स्मॉल से लेके जो मीडियम तक। ठीक हो गया। तो अच्छा, हम ऑफ द रिकॉर्ड भी कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो आपने बड़े इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स बता रहे थे जो कि मेरे लिए भी न्यू था कि स्मॉल, मीडियम और आपने इसकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री की तो आपने तारीफ बता दी, पर एक्चुअल में इसके फ़ायदे जो जुड़े हैं और किस तरह से एक किसान अपना फ़ायदा उससे जुड़ा हुआ देख सकता है, वो उस पर करनी। बिल्कुल, मैं ये बताता हूँ। अच्छा, इसमें आप सब हजरात के पास आजकल मोबाइल बहुत कॉमन है, इंटरनेट बहुत कॉमन है। आजकल अगर कोई ये बहाना करता है कि जी मुझे मोबाइल का इस्तेमाल नहीं आता या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं आता, तो ये फिर वो उसको हम एज अ बहाना ही लेंगे, हम ये उसके ऊपर कसूर। एक ज़माना था कि जब लोग इस पे नहीं थे, जब गली मोहल्लों में और ये सारी जगहों में ना टिकटॉक वगैरह यूट्यूब यूज़ हो सकता है ना, तो ये जो अभी मैं बात बताने लगा हूँ ना, तो ये भी उतनी आराम से यूज़ हो सकती है। आपने गूगल खोलना है जी। मैं आपको किसानों भाइयों को अपने एक बड़ा सादा और परोकार तरीके से एक पैगाम देना चाहूँगा। सिंपल गूगल खोलें, वहाँ पे आपने लिखना है SMERP, अच्छा, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज रजिस्ट्रेशन पोर्टल, SMERP सर्च करें, लिंक आ जाएगा। जिस तरह गूगल पे अपना नाम पता डाल के अपना एक लिंक बनाते हैं, आप उस तरीके से उसके ऊपर अपना एक प्रोफाइल बनाएंगे। वो सिस्टम खुद ब खुद आपसे सवाल जवाब पूछ के आपको बता देगा कि आप स्मॉल हैं, माइक्रो हैं, कॉटेज हैं या मीडियम हैं। ठीक हो गया, आपको उस पर मेहनत नहीं करनी। वो सिस्टम डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो आपको 1 साल के लिए इशू कर देगा एक सर्टिफिकेट। आपके ईमेल के अंदर ही आपको इनबॉक्स में आ जाएगा कि जनाब आप स्मॉल हैं, मीडियम हैं या लार्ज हैं या माइक्रो हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो अब तयन हो गया कि जी आप किस कैटेगरी में आ गए, स्मॉल एंड मीडियम में। फ़र्ज़ किया आप बीइंग अ किसान एक SME की कैटेगरी में आ गए। फ़ायदा क्या है इस टाइम पे? अगर आपको कोई भी टैक्स रिबेट या गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम लेट से आती है, अभी जो रनिंग में आ रही हैं या आगे इन द फ्यूचर में आने वाली हैं, आपको फ़ायदा तभी होगा जब आपके पास वो सर्टिफिकेट होगा। अच्छा। इसका मकसद हरगिज़ किसी को टैक्स पे चार्ज करना है या कोई जुर्माने या वो नहीं है। अक्सर होता है ना, वो लोग घबरा जाते हैं कि जी हमें कोई जुर्माना हो जाएगा, हम हुकूमत को अपनी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, कुछ हो जाएंगे। तो वो इस तरीके से इसका मकसद एक तो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, और जब तक हमें पता ही नहीं होगा कौन बंदा क्या कर रहा है और वो किस कैटेगरी में है, तो हम उसको सब्सिडी या रिबेट या हमने उसको कोई रियायत देनी है या कोई ग्रांट देनी है, कैसे देनी है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ। आप मेरे पास आते हैं कि जी मुझे नौकरी चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। आप कहते हैं जी मैंने MBA किया हुआ है, तो मैं आपसे पहले सवाल क्या कहूँगा, अपने कागज़ दिखाएं। बिल्कुल। आप बेशक मुझे सारी चीज़ें बता दें और आपके पास कागज़ नहीं होगा तो वो, या इवन आपको जब रास्ते में कोई ट्रैफिक चलाने वाला भी रोकता है तो आपसे कहते हैं शनाख्ती कार्ड दें, आप उसको शनाख्ती कार्ड ही नहीं देंगे तो क्या साबित होगा कि आप जो है ना या पाकिस्तानी हैं या वो हैं। तो कहने का मकसद है डॉक्यूमेंटेशन बड़ी ज़रूरी होती है। इसका हरगिज़ मकसद किसी को जुर्माने या उसके कोई टैक्स के लिए किसी को परेशान करना है, इसका बिल्कुल मकसद नहीं है। इसका मकसद उल्टा रिबेट और रियायत देना है। अच्छा। तो मेरी दरख्वास्त होगी किसान भाइयों से भी और जो भी कारोबार कर रहे हैं कि इसको ज़रूर इसको देखें। ठीक है, SMERP इससे फ़ायदा उठाएं, और ये बेसिकली उनके बेहतरी के लिए ही ये चीज़ बनाई गई है। ठीक हो गया। नहीं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आपकी ये बात थी और पॉइंट से। अच्छा, मैं इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल करना चाहूँगा। ये तो आपने बता दिया कि कैटेगरी किस तरह से डिफ़ाइन होगी और किस तरह से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, आपका स्मेडा के साथ भी एक काफ़ी सालों का 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। किसानों के चैलेंजेस को आपने बड़े ग्रास रूट लेवल पे देखा होगा। ठीक है, आपके ख़्याल में एक किसान जो छोटा किसान है, ठीक है, वो अपना जो कारोबार स्टार्ट करना चाहता है, उसके सामने चैलेंजेस क्या हैं और आपके ख़्याल में उसका सलूशन क्या है? बिल्कुल ठीक है। मैं जी सबसे पहले यही कहूँगा कि अगर हुकूमत घर की सरबराह होती है, एक घर की
मुल्क हमारा एक होता है, तो हमने किसानों को बड़ी पिछले कुछ अरसे से ना बड़ी बदहाली में देखा है। हमने उनको क्रॉप बर्न करते हुए भी देखा है, उनको वो रिटर्न्स ही नहीं आ रहे होते, तो बेचारे क्योंकि उनका ब्लड स्वेट और मनी हार्ड वर्क उसके अंदर डला होता है और उसके बाद भी उसको वो फल नहीं मिल रहा होता। लेकिन मैं जहाँ ज़्यादातर कसूरवार अगर लेट्स से हुकूमत और उसके इदारों को भी समझूंगा, वहाँ पे मैं कुछ थोड़ा सा इनको बुरा ना लगे लेकिन माजरत के साथ थोड़ा सा किसान भाइयों को भी इसका जो है ना, मैं देखें वक्त के साथ चीज़ें एडवांस तरीके पे चल जाती हैं। आज ये हमारे साथ पड़ोसी ममालिक में आप देखें, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, और आप देखें उसको इंडिया को देख लें, हमारी पर एकड़ पैदावार क्यों कम है इन तीनों से? ये एक सवाल सोचना होगा। बिल्कुल मैं इसमें हुकूमत को मावराए वो नहीं कर रहा, इससे बरी इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा कि नहीं इसमें उसका कसूर नहीं, बिल्कुल होगा जी। हर देखिए सब चीज़ों ने, तमाम स्टेक होल्डर्स ने, तमाम चीज़ों ने मिल के इकट्ठा चलना होता है, तो तभी हम सोल्यूशन की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ चलते हैं। लेकिन जो देखें हमारी कुछ फार्मिंग प्रैक्टिसेस ऐसी हैं, कुछ गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का हमने नहीं बताया, हमने नहीं एजुकेट किया हुआ लेट्स से, लेकिन जहाँ पे देखें इंफॉर्मेशन का एक्सेस अब इतना आसान हो गया है, तो कोई दूर नहीं है। आप यूट्यूब को देखें, आप गूगल वीडियोस देखें, आप FAO की वेबसाइट पे चले जाएं, हर ज़ुबान में उर्दू, इवन सिमेडा की वेबसाइट पे खोल के देखें तो हमने 300 से प्लस बिजनेस की जो फिजिबिलिटी बना के रखी है वो हमने उर्दू ज़ुबान तक में बना दी है। और अगर लिखने पढ़ने में मसला है तो हमने नीचे साथ ही यूट्यूब का लिंक दे दिया है, वहाँ से वो सुन सकते हैं उनको, मतलब वो ऑडियो के ऊपर भी 300 मुख्तलिफ तरह के कारोबार। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कारोबार में देखिए जी, एक मैं आपको इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जब हम ये अपने ये कायदाबाद डिस्ट्रिक्ट से या ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से जो नमक निकालते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आपको बाजार में किलो का आज भी वो जो हम जिसको टांगा नमक बोलते होते थे एक ज़माने में, वो आज भी आपको अगर 10-15 रुपए किलो मिल रहा है तो उसकी वैल्यू कोई भी नहीं है। बट वही जब पैक होता है, ठीक है, उस पर एक स्टिकर लगता है, हिमालयन सॉल्ट का एक एक्सपायरी डेट लग जाती है, तो वो अमेरिका बरतानिया में $30 का 100 ग्राम मिल रहा होता है। कहाँ 1 किलो की प्राइस में आपको बता रहा हूँ 15 रुपए, कहाँ $30 का। तो इस प्रोसेस को कहते हैं वैल्यू एडिशन। ठीक है, किसी भी चीज़ को रिवायती तरीक़ों से हट के थोड़ा सा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर देना, ठीक है, या उसी के अंदर से दूसरे प्रोडक्ट को निकाल देना, वो वैल्यू एडिशन कहलाता है। ठीक है, तो इस वैल्यू चेन की इम्प्रूवमेंट करके वैल्यू एडिशन की तरफ जब तक हमारा किसान नहीं जाएगा ना, तो ये रवायती तरीक़ों से ना उसको उसका फल मिलने लगा है, ठीक है, ना उसको उसका जो है ना वो रिटर्न आने लगा है जितनी मेहनत वो कर रहा है, और जो फिर उसके अपने ख्वाब होते हैं। फिर आप इसमें एक और सबसे बड़ा वो देखें, किसान बिल्कुल अवेयर नहीं है कि जी मौसमियाती तब्दीलियों के उसके ऊपर क्या असरात हो रहे हैं। ठीक हो गया, हम गंदम तो लगाते हैं लेकिन अब बारिश के पैटर्न चेंज हो चुके हैं। ठीक है, आपने यूजुअली आप देखा होगा कटाई से पहले ही हमारा वो जो है ना एक रेनफॉल का प्री रेनफॉल का सीज़न आ जाता है, और उसमें हमारे किसान की जो है ना काफ़ी हद तक, तो ये पैटर्न्स कहाँ से समझने हैं। लेट्स से 2 मिनट के लिए हम ज़ूम कर लेते हैं, हुकूमत नहीं समझा रही, तो इंसान में थोड़ी सी अपने कारोबार को बेहतर बनाने के लिए थोड़ी सी जो है ना वो एक कोशिश होनी चाहिए जिसको ये देखें। तो ये कुछ मसले हैं। एक अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का बहुत बड़ा मसला है, हमें नहीं पता एग्जैक्ट फिगर्स में कि कितना रकबा है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, तभी पता लगेगा जब किसी ना किसी लेवल पे रजिस्टर्ड होंगे, कोई किसानों की एसोसिएशन होगी, वो बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड होगी, वहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले सकें और हम उसी हिसाब से आगे उनको भी हेल्प आउट कर सकें। ठीक है, फिर हमारा सबसे बड़ा मसला है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का। हमारी 30 से 40% जो पैदावार है, चाहे वो फ्रूट्स हों, चाहे वो हों, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से, प्रॉपर लॉजिस्टिक्स ना होने की वजह से 30 से 40% हिस्सा जो है ना वो ज़ाया हो जाता है, कटाई के बाद से लेके एंड यूज़र तक पहुंचने तक। तो ये जो 40% पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं और वेस्ट है, ये बहुत बड़ा डेंट देती हैं हमारे जैसे मुल्क को फूड सिक्योरिटी इशू में। आप आज देखें गंदम की जो प्राइस है, आटे की फिनिश एंड तक, या रोटी की तंदूर से भी जो ले आम बंदे ने इस्तेमाल करी, या घर में रोटी पकानी है या तंदूर से रोटी खानी है, उसकी प्राइसेस कहाँ पे चली जा रही हैं। उसका रीज़न ये है कि 40% तो पहले ही आप साइड पे कर दें, ये ज़ाया हो गया। ठीक है, 24 करोड़ की आबादी है 240 मिलियन की, तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, जब से इंसान पैदा हुआ है, प्रिमिटिव उसकी एक नेचर है, तो वो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो हम के दरमियान एक कंपटीशन क्रिएट करेगा। आज आप देखें रोडों पे आपको कोई बंदा, कोई चेहरा मुतमईन नहीं नजर आएगा, हर बंदा अपनी कोई परेशानी अपनी सोच में है। किसी से कंधा टकरा जाता है तो एक ज़माना होता था हम सॉरी किया करते थे, आज अब उसके साथ लड़ने बैठ जाता है। ये वो सारी फ्रस्ट्रेशंस हैं जो इन सारी, तो फूड सिक्योरिटी तो उसका एक एस्पेक्ट है।
तो वो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, इन्फ्लेशन जैसे बढ़ेगी, तो इन सारी चीज़ों का ताल्लुक एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं से हमारे कारोबार, हमारी प्रोडक्शंस, हमारे खुराक, हमारी इन सारी चीज़ों से होता है। तो ये फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी, ये थोड़ा सा ना हमारे किसान को अपडेट होना पड़ेगा, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन की तरफ जाना पड़ेगा, वैरायटीज़ देखनी पड़ेंगी, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की तरफ जाना पड़ेगा, और ये जो मौसमियाती तब्दीलियों के असरात हैं इसको भी समझना पड़ेगा। नहीं, आपने बहुत ही की चैलेंजेस को फोकस किया है और टारगेट किया, सही जैसे कहते हैं ना कि मसले पे आपने सही हाथ रखा है जो एक्चुअल में किसानों को ये चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। अच्छा, अब आपने बात की कि किसानों को, जाहिर सी बात है, ख़ुद से भी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए, ख़ुद से ट्राई करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। अब देखें यूट्यूब की वीडियो को देख के भी हर चीज़ नहीं समझी जा सकती। बिल्कुल सही है ना, ठीक है, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें सही भी हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एक क्रेडिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की, ठीक है, तो गवर्नमेंट के एंड से किसानों को इस चीज़ पे ट्रेनिंग्स या एजुकेशन देने पे क्या काम हो रहा है, उस पे काइंडली थोड़ा सा आप बता दें। मैं तो जी कहता हूँ कि आप यूट्यूब पे भी ना जाएं, आप सिंपल करें, आप हुकूमत पाकिस्तान के तमाम इदारे हैं, इनकी अपनी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, ठीक है। आप पंजाब ज़राई उसकी वेबसाइट पे चले जाएं, आप समीडा की वेबसाइट पे चले, www.samida.org.pk, ठीक है, या वैसे भी गूगल में लिखें। हमने जी 300 से ज़ायद बिजनेसेस की, उर्दू में, अंग्रेज़ी में, मॉडर्न बिजनेसेस की जो प्रॉफिटेबल हैं, उसके इलाके की सेक्टर प्रोफाइलिंग करके और क्लस्टर प्रोफाइलिंग करके वहाँ पे रखी हुई हैं। हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, ठीक है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, और ऑन ग्राउंड ऑपरेटिव्स, रीजनल बिजनेस कोऑर्डिनेटर्स की सूरत में मौजूद हैं। आप जाएं वहाँ पे, उन फिजिबिलिटीज़ को देखें, थोड़ा सा स्टडी करें। वहाँ पे नीचे सारे लिंक्स, सारी उसके इवन फाइनेंशियल मॉडल्स और फाइनेंशियल कैलकुलेटर तक बना के रखें। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक बिज़नेस एग्रीकल्चर का बनाया हुआ है जो 10 कनाल के रकबे पे है और आपके पास 1 कनाल का रकबा है, तो आप उस फाइनेंशियल कैलकुलेटर को डाउनलोड करके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उस 10 कनाल को 1 कनाल में कन्वर्ट करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हमने वहाँ पे अवेल करके रख दी है। इसके अलावा हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक रीजनल बिजनेस कोऑर्डिनेटर होता है, आप उससे मुलाकात कर सकते हैं। नीचे हमारे फ़ोन नंबर्स गिवन है, ईमेल है, और हमारा बड़ा प्रोएक्टिव है, वेरी अनलाइक अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जी, ठीक है। जिस तरह आप लोगों का यहाँ पे एक हेल्पलाइन होती है और आप मददगार हेल्पलाइन है, बिल्कुल उसी तरीके से जी हम कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए वो करते हैं। बल्कि हमारा हर एक नुमाइंदा, एक रिलेटिव उसके शहर के, उस डिस्ट्रिक्ट के चैम्बर में मौजूद होता है। वहाँ पे उनका एक ऑफिस बाकायदा होता है, क्योंकि जो जो रजिस्टर्ड होता जाता है, जो जो फिर फूड प्रोसेसिंग में आते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने लोकल चैम्बर्स के साथ इकट्ठे होते हैं। तो हमारे चैम्बर इसमें बड़ा अहम रोल, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ होते हैं, बड़ा अहम रोल वो जो है ना इसमें अदा करते हैं। जिस तरह कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लाहौर चैम्बर के पास इस टाइम 55,000 प्लस जो है ना वो मेंबर्स हैं। अच्छा। तो अगर हमने कोई ट्रेनिंग करानी होती है ना, अब मैं अपनी वेबसाइट पे तो लगा दूंगा, लेकिन कितने लोग मेरी वेबसाइट पे आएंगे बनिस्बत के उसके एक रेडी मेरे पास एक ट्रेनिंग का ब्रोशर अगर मैं लाहौर चैम्बर को दे दूंगा, तो मुझे ये पता है कि ये 55,000 लोग एसएमईज तक तो चला गया। अगर वो 55,000 एसएमईज जा रहा है, तो अगर हर कंपनी में 2 लोग भी काम करते हैं, तो 1,10,000 बंदों तक तो उसकी रीच वैसी पहुँच गई। फिर वर्ड ऑफ माउथ है, कोई दोस्त यार होगा, कोई बॉस एम्प्लॉय को बताएगा, कोई कुलीग को, वर्कर को बताएगा कि जी आप इसको डाउनलोड करें, ये देखें, ये एक प्रोग्राम हो रहा है। तो हमारे जी 1 साल का ट्रेनिंग कैलेंडर बना होता है। अच्छा, हम उसके ऊपर खाली सिर्फ अपनी ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस या किसान से रिलेटेड ही नहीं, उसको सेल्स एंड मार्केटिंग भी पढ़ाते हैं, उसको ह्यूमन रिसोर्स भी बताते हैं। हम उसको बताते हैं कि आजकल ई-कॉमर्स है, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, आप उसको जाके इतने बड़े लेवल पे मार्केट नहीं कर सकते, तो आप उसको ई-कॉमर्स के ज़रिए कैसे बेच सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे जी सालाना एक्सपोज होते हैं फूड के, एग्रीकल्चर के, हम उसमें मशीनरी से रिलेटेड अभी पीछे हुए, एग्रीटेक के हुए, फिनटेक के होते हैं, हम उसमें खाली यही नहीं, हम उसको फाइनेंशियल सर्विसेज भी, और उसमें बहुत बड़ी तादाद में किसानों की शिरकत भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको यही बता रहा हूँ। और इसमें मैं बल्कि जहाँ मैंने शुरू में थोड़ी सी अपनी शिकायत का भी इज़हार किया, लेकिन मैं अब असल पॉइंट की तरफ आऊँगा। मैं जी बड़ा खुश हूँ, स्पेसिफिकली जो हमारा साउथ पंजाब और उसका एरिया है, बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जी। आप देखें मैंगो की कैसे उन्होंने वो फाइटोसैनिटरी वाले इशू को हल करते हुए मैंगो की, ना सिर्फ रॉ मैंगो की एक्सपोर्ट जो है ना वो इंक्रीज़ हुई,
पिछले क्वार्टर की उतनी ही गई जितनी एक दफ़ा हम किसी ज़मानों में सालों में उतनी एक्सपोर्ट किया करते थे। और जो उसकी पेल्पिंग जा रही है वैल्यू एडिशन की तरफ देखें, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप 200 रुपये का अगर 1 केजी आम दे रहे हैं तो वही उसका 1 केजी जब पल्प निकलता है तो वो तकरीबन 2000 रुपये का मिल रहा होता है और उसकी 5 साल तक स्टोरेज लाइफ होती है। तो हमारा इसके अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि हमने कोई 100% सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं, लेकिन हमें एक राइट सिम्ट मिल चुकी हुई है, ठीक है, और लोग आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज की तरफ भी आ रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि एक ज़माने में हम लोगों के पीछे पड़ा करते थे कि जी आप इस तरीके से करें, ये सोचें। अब जो नई नस्ल आ रही है, जो वो हैं, ये इवन जो अभी हमारा अपना फार्मर भी है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी प्रोग्रेसिव होता जा रहा है। वो हमसे सवाल पूछता है कि जी आप ये करें। एक ज़माने में हम उनको कहते थे आप इस तरीके से जी अपने माल को प्रोडक्ट करें, इसको ब्रांड बनाएं, इसको ब्रांड बना के आगे की तरफ भेजें। अब वो हमसे पूछता है जी कि हम इसको कैसे करें। तो ये विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप, और हम इस पे बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छा चलें, कुछ किसानों के लिए स्पेशल एक आप बताएंगे कोई टॉप 3 या 5 बिजनेसेस बता दें जिसकी फिजिबिलिटी बहुत बेहतर है, एक ऐसे किसान के लिए जिसके पास 10 कनाल तक की ज़मीन हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसके लिए कोई टॉप 5 बिजनेसेस बता दें, कोई बिजनेस आइडियाज़ जो हैं वो कोई आप शेयर कर दें। मैं आपको टॉप 5 नहीं, मैं आपको तकरीबन 10 तक के करीब बता सकूंगा। अच्छा। लेकिन मेरी दरख्वास्त अगेन वही होगी, आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर का सेक्शन खोलेंगे, उसके अंदर आपको बेहतरीन और वायबल बिजनेसेस की, ठीक है, और कम खर्च से मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी की जो हमने बना के रखी हुई है, उसमें हमारा देखें जो किसान हमारा टोमेटो लगा रहा है, आप अपनी ही जगह पे छोटा सा सेटअप पे 1 टन का पर डे का भी अगर टोमेटो पेस्ट का लगा देते हैं ना प्लांट, टोमेटो पेस्ट की इतनी डिमांड है, एक्सपोर्ट को तो छोड़ें, लोकली इतनी डिमांड है। आपके जितने रेस्टोरेंट्स हैं, आपके जितने हाउस होल्ड्स हैं, आजकल आपको पता है कि हर बंदा अपनी ज़ात में बिजी होता है। आप भी काम पे निकले होंगे, घर में बहन भाई भी स्कूल कॉलेज जा रहे होते हैं, माँ बाप भी जा रहे होते हैं, तो आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक ज़माने में ना वो हमारी नानियाँ दादियाँ बड़े तो उससे और तरीके से सारी बनाती थी। अब आपको रेडी टू यूज़ का दौर है, ठीक हो गया। तो आप इसको देखिएगा, ये टोमेटो पेस्ट है, राइस ब्राउन ऑयल है, ऑलिव ऑयल की प्रोसेसिंग है, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना वो तो कहीं से पहले फार्मिंग करें ऑलिव ऑयल की। आपको अगर कहीं से ऑलिव फ्रूट मिल जाता है, आप उसकी घर पे अच्छा, ऑलिव एक ऐसी चीज़ है जिसका आखिर तक जो प्रोसेसिंग में जो कोई भी चीज़ बचती है वो इस्तेमाल हो जाती है। जो आखिर में बिल्कुल रह जाता है ना, वो इतना विटामिन और मिनरल रिच होता है कि वो अगर हम उसको चारे में मिक्स करके ये रोड ग्रास के साथ या ये अल्फ़ा के साथ मिक्स करके इनको भी खिला दें ना, चारे वंडे के साथ जानवरों को, तो उनकी मिल्किंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ऑलिव एक ऐसा फ्रूट अल्लाह ताला ने बनाया है, इसका कोई हिस्सा ज़ाया नहीं जाता, ठीक है। इससे आप जब ऑलिव ऑयल निकाल लेते हैं तो पीछे जो रह जाता है उससे फिर ये एसेंशियल ऑयल बनती है, जिससे ये स्पोर्ट्समैन वगैरह का मसाज वगैरह होता है। फिर इसकी जो वैक्स निकलती है वो आपकी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ होती है, और एंड में जो उसका बिल्कुल पीछे आप समझ लें कि वो एक गूदा सा रह जाता है, जो कि हम समझते हैं किसी काम का नहीं है, ये बड़ा विटामिन रिच होता है। आप इसको चारे के साथ मिक्स करके जब जानवरों को देते हैं तो उनकी मिल्किंग कैपेसिटी कोई 2, 3, 4, 5% डिपेंडिंग अपॉन कि क्या उनकी खुराक है, किस इलाके में है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह की कई चीज़ें मैं अगेन अपने सब लोगों से दरख्वास्त करूँगा, खाली किसान भाइयों से नहीं, जो भी बैठ के का बिज़नेस करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाएं और इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। जिस तरह आप लोगों का एक पोर्टल बना हुआ है, बल्कि हम इसको फ्यूचर में देखेंगे कि इसको बिल्ड करते हुए ना हम कोई ऐसी चीज़ करें कि इनको मर्ज करें, ताकि ये जो इसकी रीच है ना वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। बिल्कुल नहीं, बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक और क्वेश्चन भी आता है कि अगर किसी किसान के पास या कोई भी जो बिज़नेस करना चाह रहा है, उतने उसके पास पैसे नहीं हैं अगर, ठीक है, उस सूरत में उसके पास क्या ऑप्शंस हैं? बिल्कुल ठीक है। देखिए जी, अब ये हमारा एक रिसेंटली प्रोग्राम हमने PSDP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, एक फ़ंड के अंदर हमने एक प्रोग्राम चलाया था, उसको हम कहते हैं नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम NBDP। उसमें तो जी हमने 5 लाख रुपए करके 3 कैटेगरीज़ में हमने स्टार्टअप्स को, ऑलरेडी रनिंग बिजनेसेस को ग्रांट्स दी भी। अच्छा, ठीक है। एट द मोमेंट हमारा इस तरीके का अभी एट द मोमेंट समेडा के अंदर कोई भी नहीं चल रहा, बट स्टिल हमारी बाकायदा एक सेल है, फाइनेंशियल एडवाइजरी सेल है, वो आपको बताता है। जिस तरह आपके देखें कामयाब जवान स्कीम चल रही है पंजाब में, चीफ मिनिस्टर कामयाब रोज़गार स्कीम चल रही है चीफ मिनिस्टर की, इसी तरह स्टेट बैंक की जो इंसेंटिव्स हैं, मीज़ान वाले बैंक के, हर बैंक जो है ना वो कोई ना कोई अखुवत फाउंडेशन वाले हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो एटलीस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे जाके ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ पता, और इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में हमारे दोबारा भी प्रोग्राम, ऐसे नहीं है कि वो वन टाइम प्रोग्राम था। ग्रांट लोन का आपको फ़र्क पता है कि ग्रांट आपने SME को दे दी,
और लोन ये है कि आपने फिर उससे इंटरेस्ट पे वापस भी ले लिया। तो कोशिश करें कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देखें। यूएसएड की ग्रांट्स आती हैं, बीच में ऑस्ट्रेलिया ACR ने लॉन्च की हुई थी पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलके ज़राअत और उसके ऊपर फार्मर्स की और फूड एंड एग्रीकल्चर ऐसी मीश के लिए। तो आप ये एवेन्यूज़ ज़रूर एक्सप्लोर करें। हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे सारे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि देखें यस, कारोबार शुरू करने के लिए जो जिसको हम कहते हैं ना पैसा, वो एक रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है। बट आप अगर दुनिया के सक्सेसफुल बिजनेसेस पे जाएं ना, और स्पेशली एसएमईज़ को देखें जो बाद में जो बड़े बड़े बिजनेस, ये सारे वो थे जिनके पास कोई एवेन्यू नहीं था, ठीक है। तो वो कैसे पहुंचे, इसमें एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी का हम इस्तेमाल करते होते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट, ठीक है। आपको थोड़ा सा ना अपने पेरिफेरल विजन को खोलना है, अपनी कनक्यों से देखना है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कहाँ कहाँ मैं अवेल कर सकता हूँ। 10 जगहों में अप्लाई करें, 9 इनकार आएंगे, एक तो मिलेगी ना, ठीक है। तो ज़िंदगी का मकसद ही हरारत है, चलना फिरना, इंसान का काम ही कोशिश करना। कोशिश हमने अपनी करनी है, बिल्कुल आपने कोशिश करते रहना है, ठीक है। अल्लाह ताला से अपना मामला सीधा रखना है, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी करे, किसी एक को अपॉर्चुनिटी दे, आपको ना दे। आपने थोड़ा सा वो मैंने अगेन जैसे कहते हैं, थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट होना है, थोड़ा सा लोगों से मेल मिलाव रखना है, थोड़ा सा पूछते रहना है लोगों से कि जी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह हैं। खुद बैंकों में चले जाएं, वेबसाइट पे देखें स्टेट बैंक की, कुछ ना कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं राउंड द ईयर चल रही होती हैं। तो जिस तरह भी कामयाब जवान स्कीम भी चल रही है, और पंजाब में चीफ मिनिस्टर रोज़गार स्कीम भी चल रही है, तो आप इनको ज़रूर एक्सप्लोर करें। ठीक हो गया। अच्छा, आखिर में मैं एक सवाल करना चाहूँगा। आपने ये बता दिया कि वो अपने आप को कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं कि वो किस इंडस्ट्री में है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। इसके अलावा वो किस तरह के बिजनेसेस भी हैं वो भी आपने बता दिया। कोई 300 तरह की जो बिजनेसेस की डिटेल है वो आपकी वेबसाइट पे, मीडिया की वेबसाइट पे विजिबिलिटी उसकी बनी हुई है, वो अवेलेबल है। अच्छा चलें, लोन भी उसको मिल गया, उसने अपना काम शुरू कर दिया। अब जो एंड उसकी जो पैदावार है उसको बेचते टाइम पाकिस्तान के किसान को सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि उसको फेयर प्राइस या मुनासिब कीमत जो है वो नहीं मिलती। उसको समझ नहीं आती मैं कहाँ बेचूँ अपनी चीज़। इस मसले के लिए कोई आपके पास कोई सोल्यूशन है या कोई किसानों को मशवरा है तो वो भी गाइड। बिल्कुल। एक तो मैं इनको ज़रूर ये कहूँगा कि अपनी कन्वेंशनल एग्रीकल्चर को ना थोड़ा सा वैल्यू एडिशन की तरफ लेके जाएं। ख़ुद कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक किसान ऑलिव लगा रहा है तो वो ख़ुद कोशिश करे कि एक छोटा सा बिल्कुल बेसिक और बड़े कम पैसों से ये लग सकता है कि वो एक उसका कोल्ड प्रेस का उधर ही यूनिट लगा ले और वो बाज़ार में ऑलिव ना बेचे, ऑलिव ऑयल बेचे। इसी तरह अगर आप किसान हैं, आप पोटैटो लगा रहे हैं तो बाज़ार में आप पोटैटो ना बेचें, आप जो है ना उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करते हुए आप उसको पोटैटो पाउडर बना लें, पोटैटो का स्टार्च बना लें, या एटलीस्ट ऐसे वेंडर को देखें या इस किस्म के सप्लायर को देखें। होता क्या है, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि आलू को अगर हम फॉर एग्जांपल एक बेस बना लें तो आलू जितना ख़राब हो जाएगा उतना उसमें स्टार्च की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक होंगे। तो हमने अगर उसको एडिबल स्टार्च के यानी कि कॉर्नफ्लोर के तौर पे नहीं भी यूज़ करना, तो हम जो उससे वो बनता है इंडस्ट्री के लिए स्टार्च बनता है जो हमारे पावर लूम्स में कॉटन वगैरह की इंडस्ट्री में और उसके लिए इस्तेमाल हम उसको दे सकते हैं। वो आपको प्रीमियम क्वांटिटी देगा, हालांकि वो ख़राब आलू है, ठीक है। तो इस तरफ इन एंगल से हमने सोचना है। बल्कि पिछले दिनों में एक वीडियो भी देख रहा था कि उसमें वैल्यू एडिशन, पुदीने की वैल्यू एडिशन पे बात हो रही थी। हर किस्म मैं तो देख के परेशान हो गया कि उसमें आप उससे मिंट ऑयल ले सकते हैं, इसके अलावा उससे मेंथोल ले सकते हैं। इतनी प्रोडक्ट्स आप सिर्फ, और इतनी नेग्लेक्टेड वो क्रॉप है, बल्कि उस पर भी हम मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान दुनिया में काफ़ी टॉप 5 में आता है मेज़ की प्रोडक्शन में। आप मुझे ये बताएं, हम यूजुअली पाकिस्तान में मकई का क्या इस्तेमाल करते हैं? आपने आखिरी दफ़ा कब मकई इस्तेमाल की थी? जनरली स्पीकिंग छली खाई थी, ठीक है। या कभी कभी ज़िंदगी में वो एक साग बन जाता है तो हम उसके साथ वो मकई की रोटी खा लेते हैं। इसके अलावा हमें कोई ख़ास उसका यूज़, या कभी मूवी देखने जरूरत थिएटर में हमने वो मकई के दाने के वो पॉपकॉर्न खा लिए, ठीक है। इसको देखे प्रोसेसिंग करके एथेनॉल मैथनॉल बनता है। अच्छा, अब जो ही यही मकई एथेनॉल मैथनॉल में कन्वर्ट होगी, ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी प्राइस किधर जाएगी। बिल्कुल, इंडिया में ऑलरेडी ठीक है पे काम। तो ये आपके जिस तरह PSO है, शेल है, इनके जो स्टोरेज टैंक होते हैं, इनके नीचे ना वो जमा हो जाती है, वैक्स जमा हो जाती है। तो वो ऊपर क्लीन पेट्रोल होता है, नीचे उसके साथ जो उसका रेजिड्यू आ रहा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता जमा हो जाता है। जिस तरह डैम में नीचे सिल्ट जमा हो रही होती है, ठीक है, उसकी क्लीनिंग किससे होगी? एथेनॉल मैथनॉल से।
तो आप खाली एक एंगल पकड़ लेना मकई का, ये एथनॉल में, इसके अलावा 10,000 और भी चीज़ें हैं मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन वही मकई अगर आप एज ए सिटा बेच रहे हैं तो वो 10 रुपये के 20 रुपये की आप छली बेच रहे हैं। वही एथनॉल मेथनॉल में जैसे ही कन्वर्ट होती है, ठीक है, तो कुड यू इमेजिन कि वो उसकी हल्की सी वैल्यू एडिशन से, ये इतना आसान नहीं है कि उससे किसान एथनॉल मेथनॉल बना लेगा, लेकिन मैं वैसे एक एवेन्यूज़ तो है ना। देखिए ना, इंसान ने भी ग्रोथ की ना। एक ज़माने में हम पत्ते पहना करते थे और आज हम जो है ना अरमानी सूट्स में भी बैठे होते हैं। तो ये जो एवोल्यूशन का प्रोसेस से हम गुजरा है इंसान, तो इसी तरह किसान भी गुजरेगा, इसी तरह बिजनेसेस भी गुजरेंगे। आज से 4-5 साल पहले ये बातें मुझे खुद भी नहीं पता थी कि यार ये जो राइस का हस्क होता है जिसको हम तूड़ी बोलते हैं, इसको हम भट्टों में जलाया करते थे, ठीक है। आज हमें पता लग गया है कि जी इसको तो कोल्ड प्रेस करके इससे राइस ब्राउन ऑयल निकलता है, और वो इतना फ़ायदेमंद है कि अगर हम रेगुलर राइस ऑयल को 3 से 4 टाइम फ्राइंग के लिए यूज़ करते हैं तो हम उसको 7 से 8 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, उसकी रेंसिडिटी के लेवल डिफरेंट है, प्लस वो इतना खुश्क मटेरियल है कि उसके अंदर जो है ना वो हार्मफुल फैट्स कहाँ से आएंगे या उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल कहाँ से होगा, वो तो इतना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। और आज से पहले तक हम उसके क्या कर रहे थे, हम उसको जी भट्टों में एज अ फ्यूल टू द फायर यूज़ कर रहे थे। तो ये भी रिसर्च से हमें पता लगा। और फिर एक ज़माना आया, अब इंडियन में इसमें बहुत बड़ी जिद्दत आ चुकी हुई है और उसमें बड़ा एक रेवोल्यूशन आ चुका है राइस ब्राउन। पाकिस्तान में ये स्टिल एक न्यू चीज़ है, ठीक है। हालांकि इसका ये रॉ मटेरियल आप पता करें तो ये राइस का जो हस्क है, ये आपको, जिसको आम ज़ुबान में हम तूड़ी बोलते हैं, ये बड़ा चीप मिल जाता है। लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया कि यार हम इसको कोल्ड प्रेस करके इससे भी ऑयल निकाल सकते हैं। और ये तो अब ये चीज़ें आती जा रही हैं। इसी तरह हम चाहेंगे कि हमारा किसान भी जो है ना वो एम्पावर हो, वो लेस हो असले से, मॉडर्न असले से, और उसको पता हो कि जी मैंने कैसे ये जंग लड़नी है, ठीक है। और उसके लिए हमारी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद होते हैं जो जिनकी आप हेल्पलाइन पे भी रब्ता करके उनसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और आज मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले कभी इस फोरम पे इतनी डिटेल में इस एंगल से कभी बात हुई है। वक्त आ गया है कि हम जो हमारी मईशत जिस दहाने पे खड़ी है पाकिस्तान की, हमें अब रवायती तरीक़ों से निकल के कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, नई चीज़ें करनी पड़ेंगी। और ये नई चीज़ें हम लोग के लिए हैं, ये पूरी दुनिया के लिए नई चीज़ें नहीं है। पूरी दुनिया कई सालों से ये काम कर रही है, ये प्रैक्टिसेस कर रही है। अब तो इंडिया ने भी शुरू कर दिया, कई सालों से शुरू कर दिया, और हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। हमारे किसान के पास भी उतनी ही सलाहियत है जितने दुनिया के किसी भी किसान के पास है। तो आपकी सपोर्ट के लिए हम यहाँ पे हाज़िर हैं। इंशाल्लाह हमारा फॉर्म भी हाज़िर है, किसान मददगार हेल्पलाइन भी हाज़िर है। आपको अगर कारोबार आपने स्टार्ट करना है, जिस तरह से अभी सद्दाम साहब ने बताया कि इस मीडिया की वेबसाइट पे भी ऑलरेडी 300 से ज़्यादा कारोबार की जो फिजिबिलिटी है वो वहाँ पे दी गई है। इसके अलावा फाइनेंशियल कैलकुलेटर भी है कि अगर आपके पास इतनी ज़मीन, आप ये काम करना चाहते हैं, वो सारी डिटेल डालेंगे तो वो आपको सारा कुछ बता भी देगा कि आपका कितना खर्चा और क्या मुनाफा आपका एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो मेरे ख़्याल से आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाजमी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। राय में आप ये भी बता सकते हैं कि आप मज़ीद इस हवाले से वीडियो कोई सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और क्या मज़ीद आप चाहते हैं कि हम टॉपिक्स को भी कवर करें। तो आप ज़रूर अपना फ़ीडबैक हमें दिया करें। हम बहुत गौर से आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उसको देखते हैं, आपका फ़ीडबैक देखते हैं, और उसके बाद हम लोग प्लान करते हैं कि अब अगली वीडियो हम अपनी कौन सी करें। तो सर आखिर में बस छोटा सा अगर कोई पैगाम आप किसानों को दें, उसके बाद हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। मैं जी आपके इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अपने तमाम किसान भाइयों से ये बात कहना चाहूँगा कि जी हम जिस तरह आप इनकी सर्विसेज के लिए हाज़िर हैं, मैं आपके लिए बिल्कुल हाज़िर हूँ। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप बेशक, मैं आपको अपनी डिटेल्स दे दूँगा। आप नीचे डालना चाहें वीडियो के, या आप इनको बताना चाहें, या अपने इनको एंगेज करवाना चाहें, फील फ्री टू टॉक टू मी एनी टाइम। आप जब भी रब्ता करना चाहें आप कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी टाइम आप मुझे व्हाट्सएप करें, किसी टाइम ईमेल कर दें, फ़ोन पे बात करना चाहें आप कर लें। मैं आप लोगों को जी बिल्कुल ज़रूर हेल्प आउट करूँगा, और हमारी कोशिश होगी कि हम इसको मुल्क के लिए भी कंट्रीब्यूट करें, अपनी ज़िंदगियों के लिए भी बेहतरी इसके अंदर लेके आएँ, और इस अच्छी बात को आगे से आगे बढ़ाएं। नहीं, बहुत शुक्रिया। और वीडियो को लाजमी आप लोगों ने लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। और जितना आप इस इंफॉर्मेशन को, क्योंकि ये वीडियो आप जितने लोगों को शेयर करेंगे, अच्छी इन्फॉर्मेशन को फैलाना भी सदका जारिया होता है, ठीक है।
अगर इस वीडियो से अगर आपकी मदद हो रही है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो कोशिश करें कि कम से कम अपने 8-10 करीबियों को ये वीडियो भेजें ताकि वो भी सुने, जो कारोबार करना चाहते हैं, इनको समझ नहीं करना चाहते हैं लेकिन नहीं पता कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, तो लाजमी उनके साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त ऐसी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। तो उम्मीद है आज आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। अगली एपिसोड में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।